हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टॉपिक लिया गया है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ईसीटी, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, क्वेश्चंस ये सारे टॉपिक से आते हैं। जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उसके अलावा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं। सो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर से करके जाएं। फर्स्ट क्वेश्चंस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज़। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पूछा गया है, क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन A, trust. Trust is a most important factors in a therapeutic relationship. Next question. While communicating to a client, nurse ask what time it is, place where they admitted, and person with them. These questions help the nurse to assess. जब एक नर्स क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करती है एंड नर्स क्या करती है, क्लाइंट से क्वेश्चंस कुछ पूछती हैं, ठीक है। इसमें टाइम्स के बारे पूछती है कि अभी क्या टाइम हुआ है। क्लाइंट से पूछा जाता है कि आप आप एडमिट कहाँ हो, ठीक है, एंड किनके साथ हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस नर्स को क्या चीज़ असेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी थॉट प्रोसेस, ऑप्शन डी फॉर गुड रैपोर्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन विल गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना है? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best approach in helping a severely withdrawal patient is, ठीक है। सब्सटेंस विथड्रॉल पेशेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए हेल्पिंग अ सिवियरली विथड्रॉल पेशेंट के लिए? सो ऑप्शन ए है इंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या वैसे पेशेंट को विथड्रॉल पेशेंट को क्या किसी ग्रुप एक्टिविटी में इंगेज कर देना, क्या ये बेस्ट अप्रोच होगा? ऑप्शन बी है इस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक रूटीन। क्या उनके लिए एक स्पेसिफिक रूटीन बना देना चाहिए? ऑप्शन सी कहता है टू प्रोवाइड ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। क्या ऐसे पेशेंट के लिए एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड करना चाहिए? ऑप्शन डी कहता है इंगेज इन अ वार्ड एक्टिविटी। क्या उन्हें वार्ड एक्टिविटी में इंगेज कर देना चाहिए? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ऐसा पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना है ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट कम्युनिकेशंस। निम्नलिखित में से बैरियर्स पूछा गया है। एक बैरियर होगा जो कि थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट कम्युनिकेशंस के लिए एक बैरियर का रोल प्ले कर रहा होगा। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कोई एक। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रेस्टेटिंग, ऑप्शन सी है गिविंग एडवाइस, ऑप्शन डी है साइलेंस। सो बैरियर्स का काम कौन करता है निम्नलिखित में दिए गए में से? सो यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गिविंग एडवाइस, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइस देना, ठीक है। तो ये एक किस तरह का रोल प्ले करता है? ये एक बैरियर के जैसे काम करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ वर्बल इंटरैक्शंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड नर्स इज नोन एज। अ रिटन डॉक्यूमेंटेशन कहा जा रहा है ऑफ अ वर्बल इंटरैक्शन का, बिटवीन किसके बीच में? क्लाइंट एंड नर्स के बीच में। सो दिस इज नोन एज, ये क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी टोटल रिकॉर्ड, ठीक है।
सो ये क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट is administered to a client before ECT therapy. The nurse should carefully observe the client for, यहाँ पे थेराप्यूटिक, यहाँ पे ECT थेरेपी दिया जा रहा है, ठीक है। सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो कि क्या करना है, एडमिनिस्टर्ड करना होता है बिफोर दी ECT, ठीक है। पेशेंट को क्या किया गया, ECT थेरेपी देने से पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है कि वो एडमिनिस्टर किया गया। सो द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर, तो नर्स का यहाँ पे क्या रोल होगा, नर्स क्या चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगी, नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर, किसके लिए? ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, क्या रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ को ऑब्जर्व करना है नर्स को। सेकेंड है नोजिया एंड वोमिटिंग, नेक्स्ट वन डिजीनेस एंड लास्टली सीजर। सो निम्नलिखित में से किस चीज़ के ऊपर वो फोकस करेंगी, किस चीज़ को वो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगी? यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज, ठीक है, दिस वन दी करेक्ट वन। बिकॉज यहाँ पे क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है, दैट इज़ क्या करता है, ये रिड्यूस करता है मस्कुलर कन्वल्सन्स एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी ड्यूरिंग ECT प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली सक्सेनाइल कोलिन 0.5 mg ये यहाँ पे पर केजी के हिसाब से ये यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है, मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ओके, सो यहाँ पे क्या, ये अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ये इंड्यूस करने से रिवर्सिबल मसल्स पैरालिसिस हो सकता है एंड दैट इज़ लीड टू रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे क्या है, नर्सेस शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट्स फॉर द रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ neuromuscular blocking agent before ECT can cause, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या कह रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बिफोर ECT देने से पहले ये क्या कॉज कर सकता है। अभी जस्ट हमने क्या किया था, डिस्कस किया इसके बारे में। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू ECT थेरेपी क्लाइंट इज़ गिवन विथ एट्रोपिन 2, यहाँ पे ECT थेरेपी के पहले क्लाइंट इज़ गिवन विथ एट्रोपिन दिया जाना है, तो ये एट्रोपिन किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा? ऑप्शन ए है इंड्यूस स्लीप, ऑप्शन बी है मिनिमाइज दी सिक्रीशंस, ऑप्शन सी है टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन डी रिलैक्स स्मूथ मसल्स। सो एट्रोपिन का एक्शन यहाँ पे क्या होना है, ये क्या करता है, एट्रोपिन ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, मिनिमाइज द सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ECT इज, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है ECT थेरेपी का, ठीक है। ऑप्शन ए है परमानेंट मेमोरी लॉस, ऑप्शन बी टेम्पोररी मेमोरी लॉस, ऑप्शन सी है फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बोन, ऑप्शन डी MI एंड कार्डियक अरेस्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मेन कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन बी, टेम्पोररी मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थीसिया फॉर ECT, ठीक है। तो यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है, सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस इन एनेस्थीसिया, ठीक है। ऑप्शन ए है एट्रोपिन, थियोपेंटोन और इसके जगह पे मेथोहेक्सिटोल, देन सक्सेनाइल कोलिन। सो कौन सा सीक्वेंस में पहले किसे दिया जाना चाहिए, क्या पहले एट्रोपिन या पहले सक्सेनाइल कोलिन दिया जाना चाहिए, आट्राक्यूरियम देना चाहिए या फिर एट्रोपिन पहले? तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है कि सीक्वेंस में दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। एट्रोपिन, आफ्टर दैट थियोपेंटोन या फिर मेथोहेक्सिटोल, ठीक है, उसके बाद में सक्सेनाइल
कोलिन एडमिनिस्टर होता है, सक्सेनाइल कोलिन। ठीक है, तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। एट्रोपिन का यूजेस एक्शन हमने इसके पहले डिस्कस करा है ना, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, डिक्रीज द सीक्रीशंस। ओके, एंड यहाँ पे थियोपेंटोन, सो थियोपेंटोन इज फॉर द एनेस्थीसिया इफेक्ट एंड सक्सेनाइल कोलिन इज फॉर द मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस में दिया जाता है मेडिकेशन। क्या करता है एट्रोपिन इट इज़ क्या करता है, इसका एक्शन क्या है, टू डिक्रीज सीक्रीशंस। नेक्स्ट यहाँ पे है थियोपेंटोन, सो इट इज़ फॉर द एनेस्थीसिया पर्पस। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया इफेक्ट। नेक्स्ट है सक्सेनाइल कोलिन, सो इट इज़ फॉर द मसल रिलैक्सेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी इज, ईसीटी के लिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे, एंटीग्रेट एमनेसिया, रेट्रोग्रेट एमनेसिया, साइकोसिस एंड डिप्रेशन। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कहा गया है, कॉम्प्लिकेशंस। करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, रेट्रोग्रेट एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप थेरेपी कैन मोस्ट यूजफुल फॉर दोज हु आर, ग्रुप थेरेपी। ठीक है, ग्रुप थेरेपी यहाँ पे सबसे मोस्ट यूजफुल किसके लिए होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। थेरेपी कैन मोस्ट यूजफुल फॉर दोज हु आर, ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन अदर्स, क्या ऐसे लोगों के लिए ग्रुप थेरेपी इफेक्टिव होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन बी है डिस्ट्रेस्ड। ऑप्शन सी है इमोशनली इल, इमोशनली इल वाले के लिए मोस्ट यूज़फुल होता है, या फिर आइसोलेटेड पर्सनस के लिए मोस्ट यूज़फुल होता है ग्रुप थेरेपी। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे, यस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इमोशनली इल। ऐसे लोगों के लिए ग्रुप थेरेपी कैन बी मोस्ट यूज़फुल। क्लियर। नेक्स्ट वन, द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ईसीटी इज। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर कहा जा रहा है जब क्या दिया जा रहा है, ईसीटी। ठीक है, क्या कितना वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पे, कितना वोल्टेज नीडेड होता है टू प्रोड्यूस अ सीजर, सीजर प्रोड्यूस करने के लिए जब ईसीटी दिया जा रहा है तब में। ऑप्शन ए है 180 to 220 वोल्ट्स, ऑप्शन बी 40 to 70 वोल्ट्स, ऑप्शन सी 150 to 180 वोल्ट्स, ऑप्शन डी है 70 to 30 वोल्ट्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, 70 to 130 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Mental Health Care Act 2017, which of the following statement is not true regarding ECT थेरेपी। ठीक है, निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है, उनमें से कहा जा रहा है निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द ईसीटी थेरेपी अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। गाइस, अगर ये वाला इसके पहले थ्योरी क्लास में मैंने बताया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देख लें, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे नॉट ट्रू कहा गया है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, नॉट ट्रू। ऑप्शन डी, डायरेक्ट ईसीटी कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, दिस सेंटेंस इज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। रेस्ट 3 ए बी एंड सी, ये तीनों क्या है, ये सही हैं। ईसीटी शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट मसल रिलैक्सेंट। सेकेंड वन है ईसीटी शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट एनेस्थीसिया। ईसीटी थेरेपी विल नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर माइनर्स मेंटल केसेस। ठीक है, तो ये ऊपर के तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, नीचे वाला स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है बायोकेमिकल इटियोलॉजी कॉजेस। ठीक है, बायोकेमिकल कॉजेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा ये। ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी सेरोटोनिन, ऑप्शन डी है डोपामिन।
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, सो एसिटाइल कोलिन, ये दिस इज अ करेक्ट वन। बायोकेमिकल इटियोलॉजी में ये होगा किसके लिए? अल्जाइमर डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज। बेस्ट टेस्ट यहाँ पे पूछा गया है फॉर किसका? डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, ऑप्शन बी है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ऑप्शन सी है रोस्चैच टेस्ट, ऑप्शन डी है थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, सो ऑल 4 टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसमें से बेस्ट टेस्ट पूछा गया है फॉर दी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। इट इज टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इज़ यूज्ड बाय ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा ये यूज्ड किया जाता है दैट असेस द विजुअल मोटर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंटल disorders and neurological impairment in a children age 3 years and older and adults के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। सो सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट इट इज़ डायग्नोसिस किसके लिए होता है? ये पर्सनालिटी, डायग्नोसिस ऑफ पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रोस्चाच टेस्ट एंड थेमेटिक परसेप्शंस। ठीक है, सो दिस इज टेस्ट टैट टेस्ट कहा जाता है इसे। सो दिस इज टेस्ट इट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट टू असेस द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ थॉट एंड इमोशनल प्रॉब्लम एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो किसके लिए? रोस्चाच टेस्ट एंड टैट टेस्ट ये सब असेस करने के लिए किसके? पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ थॉट्स के लिए एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड मेंटल डिसऑर्डर। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट डिमेंशिया एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से 3 जो होंगे सही होंगे, एक को छोड़ के। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, एक्सेप्ट दिस वन, ऑल ए सी एंड डी आर दी true about the dementia. Dementia is a loss of short term memory. Dementia or next है deterioration of personality and impaired learning. All 3 are the true about dementia except B1. Next question, disturbance of orientation, memory and इंटेलिजेंस इज सीन इन। निम्नलिखित में से ये किन में देखने को मिलता है? डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस। ठीक है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ये किन में देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है फंक्शनल साइकोसिस, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑप्शन सी है डिल्यूजन, ऑप्शन डी एंजाइटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक साइकोसिस में ये सब दिखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया के लिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज, थायराइड अबनॉर्मलिटीज एंड ट्रॉमा। इजी वन। ठीक है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डील्स विथ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी निम्नलिखित में से किसके लिए? डील्स विद अनकॉन्शियस मोटिव। ऑप्शन बी है माल अडेप्टिव असम्पशंस, ऑप्शन बी है सूडो डायनामिक कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी इमोशनल कॉन्शियसनेस एंड ऑटोमेटिक थॉट्स। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन
ऑप्शन बी, cognitive behavior therapy deal with maladaptive assumptions. Next question, most common symptoms of alcohol withdrawal is, अल्कोहल विड्रोवल के लिए मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी एक, ट्रीमर, राइनोरिया, डायरिया, क्या होते हैं इसमें करेक्ट आंसर? यस, ट्रीमर इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन बी. Which of the following foods would the nurse eliminate from the diet of a client in alcohol withdrawal? निम्नलिखित में से कौन सा फूड क्या करती है नर्स? एलिमिनेट करती हैं फ्रॉम दी, किसमें? क्लाइंट के डाइट से. अल्कोहल विड्रोवल वाले क्लाइंट है उनके डाइट से एलिमिनेट करती हैं. निम्नलिखित में से कौन सा फूड को एलिमिनेट किया जाता है? ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है ऑरेंज जूस, ऑप्शन सी है टी एंड ऑप्शन डी है रेगुलर कॉफ़ी. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रेगुलर कॉफ़ी. ठीक है, सो कॉफ़ी में क्या पाते हैं? कैफीन. सो इट इज़ प्रेजेंट इन अ रेगुलर कॉफ़ी. कैफीन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? रेगुलर कॉफ़ी में प्रेजेंट रहता है. दैट इज़ द रीज़न. एंड जो कि क्या करता है? विच स्टिमुलेट दी साइकोमोटर एक्टिविटी एंड रिजल्ट इन अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड एजिटेशन. ठीक है, सो दैट इज़ द यहाँ पे क्या किया जाता है. एंड ये जो है कॉफ़ी जो है वो क्या कर सकता है? कॉफ़ी सर्विंग टू द क्लाइंट मे ऐड टू ट्रीमर्स एंड वेकफुलनेस. ठीक है, ये सब उनमें देखने को मिलेगा कॉफ़ी की वजह से. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे रेगुलर कॉफ़ी को एलिमिनेट किया जाता है अल्कोहल विथड्रॉवल वाले पेशेंट के लिए. एंड ऑरेंज जूस नेक्स्ट यहाँ था, ऑरेंज जूस एंड मिल्क एंड टी is it a part of balanced diet, so it is needed for the client who is alcohol withdrawal. So it is a part of balanced diet. Rest 3 are the except regular coffee. Next, which of the following is a long term effect of medical complications of alcoholism? निम्नलिखित में से कौन सा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट? ठीक है, किसके लिए? मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहलिज्म. ठीक है, अल्कोहलिज्म के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिज्म. ऑप्शन ए है कॉस्कॉप साइकोसिस, ऑप्शन बी डिप्रेशन, डेलीरियम ट्रीमर्स, ऑप्शन नेक्स्ट है पैरानोया. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, कॉस्कॉप साइकोसिस. इट इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, इन अल्कोहल कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिज्म के लिए. इट इज़ क्या होता है यहाँ पे? इन अल्कोहल मिसयूज अ क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर कैन बी अकर ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, मतलब थायमिन दैट इज़ अ विटामिन B1. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्चुअली? यहाँ पे इन अल्कोहल मिसयूज़ में, अल्कोहल यूज़ में, ठीक है, सो अल्कोहल जितने अमाउंट में लेना चाहिए अगर उससे ज़्यादा लिया जा रहा है देन क्या हो सकता है? ये क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर लीड कर सकता है. एंड ये साथ में किसकी वजह से ये हो सकता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाता है पेशेंट में एंड यही जो है वो लीड करने लगता है. इट कैन ऑल्सो, ये क्या लीड करता है? दिस इज़ अ कॉस्कॉफ साइकोसिस लीड करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज. मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी क्या देखने को मिलेगा पेशेंट विद क्रोनिक अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के लिए? यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए. अभी इसके पहले जस्ट हमने डिस्कस करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस अब्यूज रेफर्स टू. Substance abuse refers to option A developing tolerance for substance, option B maladaptive pattern of substance use, option C experiencing withdrawal symptoms on stopping the substance, option D है psychological
डिपेंडेंस ऑन ड्रग, सो सब्सटेंस अब्यूज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफर्स टू, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज, ठीक है, दिस इज वन द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICD-10 diagnostic criteria for drug dependence syndrome including all except, यहाँ जो ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर दी किसके लेकर आ रहा है, ड्रग डिपेंडेंस सिंड्रोम इंक्लूड्स ऑल, निम्नलिखित में से सारे होंगे केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन। सो क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ऑप्शन बी एपिसोडिक यूज ऑफ सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी अपीयरेंस ऑफ विथड्रॉल सिम्टम्स ऑन स्टॉपिंग द सब्सटेंस, ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस। सो यहाँ पे एक्सेप्ट बी एपिसोडिक यूज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सेप्ट बी रेस्ट 3 आर दी क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, ICD-10 क्राइटेरिया में किसके लिए, फॉर दी ड्रग डिपेंडेंस सिंड्रोम्स इंक्लूड्स है, ऑल 3 आर दी A, C and D आर दी इंक्लूडेड एक्सेप्ट B1, ठीक है। ओके, आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, अच्छे से करके जाएं क्वेश्चंस, इससे एग्जैक्ट ये ना भी आए पर भी इसमें से इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जैक्ट ये भी आ सकते हैं, एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं गाइस वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। ओके बाय, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।